स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कठिन समस्याओं की सरल समाधान। भूमि में उर्वरता की समुचित मात्रा हो तो उस पर खेत, उद्यान आदि की विविध सूक्ष्म हरितिमा उगाई जा सकती है। यदि वह ऊसर हो, नमक उगलती हो, फिर घास का एक तिनका तक जमने वाला नहीं है। भूमि से संबंधित कोई भी संपदा उपार्जित करने के लिए भूमि का सही समतल होना आवश्यक है। संसार में अगणित प्रकार की सुविधा संपदाओं का अभिवर्धन आवश्यक होता है, पर उसके लिए उस मानवीय चेतना का स्वास्थ्य समुन्नत होना आवश्यक है, जो वैभव उत्पादन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यदि भूमि पर साधनों पर आधिपत्य जमा कर बैठे हुए अथवा योजनाएं बनाने वाले लोग विकृत मस्तिष्क के होंगे तो वे कुछ बना सकना तो दूर विग्रह और ध्वंसी खड़े करेंगे। उलझी हुई समस्याओं का समाधान तो उनसे बन ही कैसे पड़ेगा। इन दिनों पतन, पराभव का संकट, विग्रह का वातावरण बनकर खड़े हुए अराजकता स्तर के असमंजस्यों की चर्चा विगत प्रश्नों पर की गई है। इनका निराकरण इन्हीं दिनों किया जाना आवश्यक है। देर करने का समय है नहीं, अन्यथा अवसर चूकने पर पछताने के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगेगा नहीं। 6 जन्य रुग्णता को दूर करने की प्राथमिकता तो दी जाती है, पर अगला कदम यही होता है कि रुग्णता से क्षीण जर्जर काया को सही स्थिति में लाया जाए और जीवनी शक्ति को इतना बढ़ाया जाए जिससे दुर्बलता दूर हो सके और स्वस्थ समर्थ मनुष्य की तरह जीवन यापन कर सकना संभव हो सके। मस्तिष्क विकृत, हृदय निष्ठुर, रक्त दूषित, पाचन अस्त व्यस्त हो, शरीर के अंग प्रत्यंगों में विषाणु की भरमार हो तो फिर वस्त्र आभूषण की भरमार, अगर चंदन का लेपन और इत्र फुलेल का मर्दन बेकार है। वस्त्र आभूषण जुटा लेने और तकिए के नीचे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली रख देने से भी कुछ काम न चलेगा, जबकि स्वस्थ सुडौल होने के कारण सुंदर दिखने वाला शरीर गर्मी में भी हंसाती जिंदगी जी लेता है और आए दिन सामने आती रहने वाली समस्याओं से भी निपट लेता है और किसी न किसी प्रकार कहीं ना कहीं से प्रगति के साधन जुटा लेता है। वस्तुतः महत्व साधनों का, परिस्थितियों का नहीं, व्यक्तिगत स्वास्थ्यता, प्रतिभा और दूरदर्शिता का है। वह सब उपलब्ध रहे तो फिर न अभावों की शिकायत करनी पड़ेगी और न जिस प्रकार के व्यवधान सामने आने पर भी अवोदय में कोई बाधा पड़ेगी। औसत नागरिक स्तर का जीवन स्वीकार कर लेने पर सुविस्तृत खेतों देहातों में रहा जा सकता है और वायुमंडल वातावरण को प्रफुल्लता प्रदान करते रहने, संतुष्ट रहने में सहायक हुआ जा सकता है। प्राचीन काल की सुसंस्कृत पीढ़ी इसी प्रकार रहती थी और मात्र हाथों के सहारे बन पड़ने वाले श्रम से जीवन यापन के सभी आवश्यक साधन सरलता पूर्वक जुटा लेती थी। न प्रदूषण फैलने का कोई प्रश्न था और न शहरों की ओर देहाती प्रतिभा पलायन का कोई संकट। न देहात दरिद्र सुनसान पिछड़े रहते थे और न शहर गंदगी घिचपिच असामाजिक के केंद्र बनते थे। आज भी उस पुरातन रीति को अपनाया जा सके तो जिन समस्याओं के कारण सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई है उनके उभरने के कारण शेष न रहे। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाते ही प्रस्तुत असंख्य समस्याओं में से एक भी पैर न टिक सकेंगे। अपराधों की भरमार भी क्यों न हो, जब हर व्यक्ति ईमानदार, समझदारी और बहादुरी की नीति अपनाकर श्रमशीलता, सभ्यता और सुसंस्कारिता को व्यवहारिक जीवन में स्थान देने लगेगा तो देखते देखते समस्याओं के रूप में छाया अंधकार मिटता चला जाएगा। गुजारे के लायक इतने साधन इस संसार में मौजूद हैं कि हर शरीर को रोटी, हर तन को कपड़ा, हर सिर को छाया, हर हाथ को काम मिल सके। तब गरीबी अमीरी की विषमता भी क्यों रहेगी। जाति लिंग के नाम पर पनपने वाली विषमता का अनीति मूलक और दुखदायी प्रचलन भी क्यों रहेगा। मनुष्य स्नेह और सहयोग पूर्वक रहने के लिए पैदा हुआ है, लड़ने मरने और त्रास देने के लिए नहीं हुआ। यदि आपाधापी न मचे तो फिर एकता
और समता में बाधा उत्पन्न करने वाली असंख्य कठिनाइयों में से एक का भी कहीं अस्तित्व दृष्टिगोचर न हो। युद्ध प्रयोजन में जो संपदा, शक्ति और पृथ्वी का नियोजन हो रहा है, उन सबको यदि बचाया जा सके और उन समूचे साधनों को नव सृजन के प्रयोजन में लगाया जा सके, तो समझना चाहिए कि 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के संबंध में जो कल्पनाएं की गई हैं, वे सभी 10 वर्ष के भीतर नए सिरे से नए ढांचे में ढलकर साकार हो जाएंगी। बिजली का अतिशय उत्पादन के लिए अब अणु ईंधन को व्यवहार में लाया जाने लगा है। इसकी बढ़ोतरी चल पड़े तो आणविक राख एवं विकिरण का एक नया महादैत्य पैदा हो जाएगा, जिससे जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। इसका विकल्प एक ही हो सकता है कि स्थानीय साधनों से छोटे बिजली घर जनरेटर स्तर के बनाए जाएं और उनके उत्पादन से 1-2 हॉर्स पावर से चलने वाले छोटे कुटीर उद्योग लगाकर उनके संयुक्त सम्मिश्रण से आधुनिक आवश्यकता की पूर्ति की जाए। इसी प्रकार के उत्पादन का उपयोग करने के लिए हर उपभोक्ता को सहमत किया जाए। शासन तंत्र प्रायः ऐसी खर्चीली और कर्तव्य विमुख नौकरशाही के आधार पर चल रहे हैं, जिसके कर्मचारी मालिकों के भी मालिक बनकर रह रहे हैं। ऐसी दशा में जन कल्याण की वास्तविक व्यवस्था बन पड़ने की आशा तो एक प्रकार से अत्यंत क्षीण स्तर की रह जाती है। होना यह चाहिए कि सहकारिता के आधार पर विकेंद्रीकरण, शासन एवं सेवा भावना के आधार पर समूची व्यवस्था का संचालन हो। ऐसा शासन ही आदर्श हो सकती है और उसी के माध्यम से भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति का समग्र प्रयोजन पूरा हो सकता है। समाज के सामने असंख्यों विकृतियों और व्यक्ति के सामने असंख्य समस्याओं के अंबार खड़े हैं। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग मानकर उनके पृथक पृथक समाधान सोचने की यद्यपि विश्व की मूर्धन्य प्रतिभाएं अपने अपने ढंग से उपाय खोजने और उपचार खड़े करने के लिए भारी माथापच्ची कर रही हैं, पर उनसे कुछ बन नहीं पा रहा है। न अस्पतालों, चिकित्सकों, औषधि आविष्कारों पर असीम धनशक्ति जनशक्ति लगाने से रोक काबू में आ रहे हैं और न पुलिस, कानून, कचहरी, जेल आदि अपराधों को कम करने में समर्थ हो रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत आकर्षण है, पर वस्तुतः अचिंत्य चिंतन, दुर्व्यसनों आदि के रहते बैंकों के भारी कर्ज और ढेरों अनुदान बांटने पर भी समस्या का वास्तविक हल हाथ नहीं लग रहा। अगले दिनों जनमानस यह देखकर रहेगा कि अगणित समस्याएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं। उस रानी मक्खी को खोजना है जो आए दिन असंख्य अंडे बच्चे जन्मती है और जिनकी भरण पोषण में छत्तों की समस्त मधुमक्खियों के लगे रहने पर भी जन समस्याएं जहाँ की तहाँ बनी रहती हैं।